निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो, क्या होना है, सब चोर है, सब बेकार है। पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि आम आदमी के लिए यह सिस्टम बंद है। करप्शन ना ही तो खत्म हुआ है ना ही होगा। If you don't pay the bribe, the damage done to you or the loss sustained by you in terms of delay, humiliation, harassment, indignity is much greater than the bribe. सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। Everybody does this. The Congress Party does this. The BJP does this. The Janata Dal does this. The Samajwadi does this. Everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार आरटीआई है। इस देश के राजनेता ना कहना सीखें और इस देश के ब्यूरोक्रेट हाँ कहना सीखें। There are many forms of corruption. They can be addressed by innovative means. All over the world they are doing. In India we are pretending. It is not a values issue alone. गवर्नमेंट भले फाइलों में उलझी हुई हो, लेकिन गवर्नेंस फाइलों में न उलझे, वो लाइफ से जुड़े। The Lokpal bill alone is not adequate to fight corruption. We need a comprehensive anti-corruption code in this country. नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया में। यहाँ हम अपने नए प्रधानमंत्री के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे जिससे हमें ये विश्वास है कि हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। आज का एजेंडा है भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। ये एजेंडा तैयार किया गया है विशेषज्ञों के एक ग्रुप के सहयोग से, जिनमें से आज दो विशेषज्ञ डॉक्टर किरण बेदी और प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता हमारे साथ हैं। धीरज नैयर भी इस पैनल में है जो कि इस सारी व्यवस्था के सूत्रधार हैं। एक बहुत ही अनुभवी स्टूडियो ऑडियंस भी है जिसमें कई व्यक्ति तो वो हैं जिन्होंने ट्विटर और थिंक इंडिया वेबसाइट पर अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट करे हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पर अपने आइडियाज भेजें और हम आपको भी अगले शोज में इन्वाइट करेंगे। डॉक्टर बेदी, ये लोकपाल का जो बिल नया पास किया गया है, इसमें थोड़ा सा विवाद है कि ये कितना इफेक्टिव रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि काफी इफेक्टिव चेंजेस आए हैं, कुछ कहते हैं कि जो अल्टीमेट था कि सीबीआई का भी पूरी तरह से ऑटोनॉमी देनी चाहिए, वो नहीं हुआ। तो आपके असेसमेंट में किस तरह का इंप्रूवमेंट हुआ है? जब से हम आजाद हुए हैं, एक ही मैसेज था कि हमारी सीबीआई जो है वो सरकार के पॉलिटिसाइजेशन से मुक्त नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में बैठती थी ये आरोप लगाती थी, जो पार्टी इन पावर है, कि सीबीआई उनके हाथों में जी। तो वो उसको मुक्त करने के लिए ही सारा अभियान था। पिछले 3 साल से खासकर आपने देखा है हर भारतीय किसी ना किसी प्रकार इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जिसको हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ। लोकपाल के लिए, ताकि एक ऐसा ग्रुप बने, एक ऐसी देखरेख, एक ऐसा वॉचडॉग बने जो इस सीबीआई को, जो तफ्तीश की एजेंसी है, एक मुख्य सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिंजरे का तोता, इस साल उन्होंने कहा केज पैरेट। तो उसके लिए इस सीबीआई को, जिसके पास हजारों काबिल पुलिस ऑफिसर्स हैं, अनुभवी पुलिस ऑफिसर्स हैं, तफ्तीश जानते हैं, एक डायरेक्टर सीबीआई, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जब एंटी करप्शन के काम को देखे तो ये 8 मेंबर बॉडी इसकी निगरानी करे, ना कि सरकार, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। ये 8 मेंबर बॉडी, 4 मुख्य जजेस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 4 एमिनेंट लोग जो कानून जानते हैं, फाइनेंस, विजिलेंस, तफ्तीश जानते हैं, वो 8 लोग जिनको सिलेक्ट किसने किया? प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने 8 लोग चुने। उसके पीछे भी एक सर्च कमेटी, सर्च कमेटी से थ्रू सिलेक्ट होते 8
इसी को पिंजरे को तोते को आजाद करें। दैट मीन्स इसके पास क्या क्या है, लोकपाल के पास क्या क्या है, अपने कानून, अपनी प्रोसिक्यूशन, कोई सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं, अपना बजट। जो ये मामला इस तोते को, जो पहले तोता कहते थे, सीबीआई को देगा, उसकी रिपोर्ट ये लोकपाल को ही देंगे। सो अब बीच में से जो पहले मीटिंग कर लेते थे कई बारी लॉ मिनिस्टर, वो कभी नहीं हो सकता। सो जो 3 साल से हम लोग सारा देश मांग रहा था, वो आज पार्लियामेंट में 18 दिसंबर को पास किया। कई लोग कहते हैं कि क्योंकि सरकार अभी भी कंट्रोल करती है सीबीआई को और सीबीआई ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग को, तो सरकार का अभी भी हस्तक्षेप रहेगा। सिर्फ नहीं, पोस्टिंग जरूर आएगी, थ्रू सीवीसी आएगी जी, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आएगी, छांट के आएगी। लेकिन आफ्टर ऑल हजारों आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको छांटने अगर लोकपाल करे तो लोकपाल क्या करेगा? उनको छांट के देगी सीवीसी, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो भी लोकपाल के अधीन है। लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकेगी अगर वो काम, वो ऑफिसर, मान लीजिए कोई डीआईजी है, एक केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लोकपाल से पूछे बिना वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये नया संशोधन राज्यसभा ने पास किया जब डिबेट हुई, तो ये भी जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो प्रोफेसर गुप्ता, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से जो इफेक्टिव ऑटोनॉमी है, ये एक लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी शायद पूरी नहीं है सीबीआई के पास, इफेक्टिव है क्योंकि लोकपाल जो उनको जो लोकपाल वाले केस है उसमें सीबीआई को पूरी ऑटोनॉमी दी गई है, तो क्या इफेक्टिव रहेगा? मेरे ख्याल से इफेक्टिव रहेगा। मैं इनके साथ पूरे सहमत हूँ कि ये जो लोकपाल बिल है, इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने एडवांस किया जो पहले बात चल रही थी। और बस एक ही मुझे बात कहनी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये कामयाब नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी एम्बिशियस है, यूटोपियन भी है। तो इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया में इसी तरह का चीज़ कामयाब हुआ है और ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय भी किया, करीबन 600 लोग हैं बस, और इंडोनेशिया के करप्शन केसेस काफ़ी घट गए। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सीबीआई को जरा सा और ऑटोनॉमी दिया जाए तो उसमें वो इन्वेस्टिगेटिव जो अथॉरिटी है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी होगी ताकि प्रोसिक्यूशन भी कर पाए ठीक तरह से। राइट। धीरज, आपका असेसमेंट? देखिए, डेफिनेटली एडवांस है। भ्रष्टाचार पिछले 4-5 सालों में बहुत उभर के आया है, कोई काउंटर तो जरूरी था। और ये इंडोनेशिया का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि वहां भी सरकार यहाँ के जैसे काफी भ्रष्ट इंस्टीट्यूशंस भ्रष्ट हो गए थे, लोग भ्रष्ट हो गए थे, और वहां पे काफी हाई प्रोफाइल पूर्व मंत्रियों को, पुलिस ऑफिसर्स को, कई लोगों को जेल भेजा गया है। तो लोकपाल का पहला टेस्ट होगा कि कुछ केस ले, कन्विक्शन तक पहुंचे, लोग जेल जाएं। जब ये होगा तब लोगों का विश्वास होगा कि ये लोकपाल अलग है सीबीआई से, ये लोकपाल कुछ कर सकता है, भ्रष्टाचार कम होगा। तो यहाँ का कंसेंसस तो ये है कि ये आइडियल ना हो, ना भी हो, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है और काफी इफेक्टिव एक लॉ जरूर बना है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं कि आपने जो डिबेट सुनी, आपको लगता है कि ये इफेक्टिव लोकपाल होगा? कौन कहता है हाँ? जितने लोग हाँ कहते हैं हाथ उठाइए। तो आई थिंक इसमें काफी प्रतिशत ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इफेक्टिव है। तो ये तो एक पॉजिटिव मूवमेंट हुई। अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है आधार कार्ड का। अब आप सब लोग जानते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से लोगों को दिया जा रहा है, जिससे कि जो लोग नकली तरीके से कुछ फायदे ले लेते थे सरकार के, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी जो है वो बायोमेट्रिक हो गई है। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि जब आपने 30-40 करोड़ लोगों को बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन तो दे दी, लेकिन आपका बैंकिंग नेटवर्क जो है वो अभी इतना विस्तार नहीं हुआ है, और जो प्रिवेसी के लॉज हैं वो भी अभी आपने नहीं बनाए हैं क्योंकि लोगों की अब लोगों की आइडेंटिटी जो है सरकार के पास चली गई है। तो कितना आपको लगता है डॉक्टर बेदी ये नेगेटिव हैं इस स्कीम के? असली टेस्ट सरकार का ये होता है कि जब आप एक नई स्कीम लाएं तो जो उसके साथ रिलेटेड है वो भी उसी गति पे चले। आधार फास्टर गति पे चला, लेकिन जो बाकी बैंकिंग सिस्टम्स और बाकी ने जुड़ना था वो स्लो रहे या पता नहीं अलाइनमेंट में नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एक नई स्कीम लाएं तो बाकी सरकार के डिपार्टमेंट्स में अलाइनमेंट में आए, वो अभी नहीं हुआ है। सेकेंडली ये मैं कहूंगी कि आधार बड़ा इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी कार्ड है क्योंकि बायोमेट्रिक्स पे उसका कोई चोरी नहीं कर सकता क्योंकि आप पहचाने जाएंगे अगर आप झूठ बोल रहे हैं। इसकी सख्त जरूरत है, लेकिन आम व्यक्ति को अभी भी और समझने की जरूरत है, जिसके लिए मैं समझती हूँ एक कंट्रोल रूम नंबर भी खोलें, आधार नंबर। कभी भी कोई इसमें असुविधा हो, कुछ पूछना हो तो नंबर 500 घुमाएं, 5000 घुमाएं, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं समझती हूँ उसकी सख्त जरूरत है। तो ये जो बात डॉक्टर बेदी ने कही कि
तो बहुत तेज चल रहा है जो स्कीम है, 30-40 करोड़ लोगों को कर दिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। लेकिन जो उसके जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद अभी उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है, और वो शायद कमी रहे स्कीम में। मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर बेदी कह रही है वो सही है, पर्टिकुलरली बैंकिंग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, और इसलिए अगर ठीक ठाक से ना चले, अगर गति से ना चले, फिर इसका बदनाम भी हो सकता है। हम वो नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आधार कार्ड का एक कमी है, वो है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड हो, वो आधार कार्ड से बैंक अगर अकाउंट खोलना चाहे तो उसी एरिया में जहाँ पे एड्रेस है वहीं पे खोल सकता है, कहीं और खोलने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। बैंक ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे है ये वो अलाउ करें या ना करें। इसको मेरे ख्याल से ये तो काफी बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है स्कीम का, क्योंकि इसको कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग माइग्रेट बहुत करते हैं। कैजुअल लेबर कितने हैं, 5 बिलियन लोग रेलवे की टिकट खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कमी है इसको दूर करना चाहिए। और आखिर में जो प्रिवेसी का सवाल आपने उठाया, प्रिवेसी लॉ जरूर होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि आधार से आपका प्रिवेसी इन्वेड हो रहा है। बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको डिलीवरी दे, आपको हेल्थ दे, आपको एजुकेशन दे, तो उनको चाहिए कि आपके बारे में कुछ नॉलेज हो। तो मुझे नहीं लगता कि आधार कार्ड बाय इटसेल्फ प्रिवेसी पे एक इन्वेजन है, पर प्रिवेसी लॉ हाँ जरूर होनी चाहिए। धीरज, एक आधार स्कीम का एक जो क्रिटिसिज्म और आता है कि स्कीम अपने आप में तो बहुत अच्छी है, लेकिन अल्टीमेटली इंटेंडेड बेनिफिशियरी जिसको ट्रांसफर करना है, स्कॉलरशिप देना है या एनआरईजी वेजेस देनी है, कुछ भी सरकार की स्कीम अगर देनी है, तो बेनिफिशियरी तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी। तो वो जो प्रॉब्लम है वो तो अभी भी बनी रहती है कि अगर आपका बेनिफिशियरी ही गलत है तो फिर आप उसको सही से पैसा देंगे, लेकिन पैसा तो तभी गलत आदमी को मिलता है। इनफैक्ट प्रॉब्लम वो बढ़ सकती है, क्योंकि फिर जो सरकार का डिस्क्रिप्शन है खाली उस जगह पे रहेगा कि कौन बेनिफिशियरी है या नहीं है। तो आप बीपीएल है या नहीं है, आप स्कॉलरशिप को डिजर्विंग है या नहीं है, ये कोई ब्यूरोक्रेट या मंत्री डिसाइड करेंगे। तो वहां पे अभी भी भ्रष्टाचार का स्कोप है, लेकिन उसको पूरी तरह एलिमिनेट किया भी नहीं जा सकता। बेस्ट केस सिनारियो है कि कुछ स्टैंडर्ड आंकड़े इकट्ठे करें, अच्छी तरह आंकड़े इकट्ठे करें, अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन करें। लेकिन आधार में कमियां हैं, इंप्लीमेंटेशन की कमियां हैं, ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन कमियों की वजह से इसे छोड़ नहीं देना चाहिए, इसे फेंक नहीं देना चाहिए। कमियों को एड्रेस करना चाहिए, कमियों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत होता है। जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं 100 से भी ज्यादा हैं शायद केंद्रीय सरकार की स्कीमें जो गरीबों को पैसा देती हैं या पैसा नहीं खाना देती हैं, और इनमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो आधार ही एक तरीका है जिससे ये भ्रष्टाचार कम हो सकता है, इसलिए इसको मजबूत किया जाना चाहिए। कमजोरियां हैं, लेकिन इसको कमजोरियों की वजह से अबैंडन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें थोड़ा और एनर्जी झोंकने की जरूरत है। जैसे एक और पॉइंट बताना वो है कि आधार कार्ड के माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर जो पेमेंट वेजेस देते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर वेजेस जो इनफॉर्मल लेबर है वो फॉर्मल लेबर हो जाएगा अगर आधार कार्ड के थ्रू से दिया। तो आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी उसको इंप्लीमेंट करना विल बी अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। तो ऑडियंस में पूछना चाहूंगा किन किन लोगों के पास अपना आधार नंबर मिल चुका है? अच्छा, तो मोर देन 50% को आधार नंबर मिल चुका है, मेरे को भी मिल चुका है। आप में से किसी ने यूज करा है? जल्दी बताएं, आपने यूज करा है? आपने भी यूज करा है? आपने बैंक अकाउंट खोलने में? तो इट इज बीइंग यूज्ड, बट एज यू सेड इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये तो थे हमारे एजेंडा नंबर 1 और 2। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे भी जाइए, कंट्रीब्यूट करिए, और फिलहाल यहीं पे रहिए क्योंकि हम अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा चर्चे का विषय है आज। और अब मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाता हूं, जो कि पॉइंट अगेन इस पे भी बहुत पब्लिक डिस्कोर्स भी हो चुका है कि जो हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गैस है, ऑयल है, माइनिंग है, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है, पानी तक है, ये किस तरह से सरकार कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्राइवेट पार्टी को दे।
क्या तो उसका ऑक्शन होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाए उसको दिया जाए, लेकिन अगर वो सरकार वो पॉलिसी सरकार फॉलो करती है तो फिर पब्लिक गुड का क्या होता है? क्योंकि कई बार सरकार का एम रेवेन्यू सबसे ज्यादा नहीं होता है, ये होता है कि देश में जैसे कि मोबाइल फोन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, तो अगर स्पेक्ट्रम बहुत महंगा हो जाता है तो फिर मोबाइल फोन अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो ये एक पब्लिक पॉलिसी का मुद्दा है जिसमें सरकार को बैलेंस करना पड़ता है कि क्या वो रेवेन्यू अपना मैक्सिमाइज करे या फिर पब्लिक गुड के लिए कम दाम पे दे। तो ऑक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है, अगर आप सिर्फ ऑक्शन करेंगे तो उससे दाम सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही है देश में वो तो ये है कि ऑक्शन ही करना चाहिए। तो डॉक्टर बेदी, मैं आपसे पता लगाना चाहता हूं कि ऑक्शन हर केस में ऑक्शन होना चाहिए? ऑक्शन एक पारदर्शिकता है जहां आपको सबको पता है इसके प्लेयर्स कौन है, किसकी कितनी प्राइस है, तो मैं समझती हूँ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक व्यक्ति मंत्री बनता है या सरकार का एक सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है, वो अपना जब तक दूरंदेशी नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, वह उसको अपना समझ सकता है कि मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं जिसको दे सकता हूं। उसमें पब्लिक गुड को कैसे बैलेंस करना है आपने, और आपने दूरंदेशी भी कैसे करनी है, और यह भी देखना है कि मैं इसका खुद मालिक नहीं हूं, मैं एक देश का ट्रस्टी हूं जिसमें ऐसे फैसले करूं जिसमें सारे देश का भला हो। मैं समझती हूं उसमें ऑक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करता है। और अगर डिस्क्रेशन भी इस्तेमाल करनी है प्रोफेसर गुप्ता, तो वो डिस्क्रेशन भी इतनी ट्रांसपेरेंटली करिए कि सरकार अगर पब्लिक गुड पे भी करना चाहती है कि हम दाम से कम देंगे, या अगर ये 100 रुपए की चीज है लेकिन हम 60 रुपए में देना चाहते हैं क्योंकि 40 रुपए हमारे असेसमेंट में पब्लिक गुड बेनिफिट आएगा, तो वो भी एक ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए जिससे ऑक्शन करने वाला जानता हो। तो क्या उससे दोनों मुद्दे सेटल हो सकते हैं? हर ऑक्शन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बल्कि हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर ना हमने ऑक्शन का वो डिसाइड कर भी लिया पर ट्रांसपेरेंसी ना हो प्रोसेस में, तो ऑक्शन भी बेकार जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही ज़रूरी है, पर मैं एडिशनली ये कहना चाहता हूँ कि कई चीज़ों में शायद ऑक्शन ना भी होना चाहिए, जैसे कि सैंड में ऑक्शन होना आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग। और तरह तरह की जगह में ऑक्शन जब आप करते हैं तब आप कोल ब्लॉक जैसी चीज़ है ऑक्शन करेंगे, या आप उनसे कहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, हम आपको दे रहे सब बनाकर, आप इसको यूज़ कीजिए, आप शाफ्ट बनाए, आप कोल प्रोड्यूस कीजिए, और उस पर एक पॉलिसी डिसीजन हो। एक बार मिस्टर महेश्वरी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने हमको ट्वीट करके अपने कुछ आइडियाज भी दिए हैं। देखिए, ऑक्शन करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप जैसे मैं मिनरल एरिया में देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ करप्शन की कॉस्ट की वजह से कुछ मिनरल्स की, नेचुरल रिसोर्सेज की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे डिपॉजिट्स होने के बाद में, एबंडेंट मिनरल होने के बाद में भी हम लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ये सोचते हैं कि आज इंपोर्ट करने में हमें कोई झंझट नहीं है, किसी तरह की कम से कम 10 एजेंसी से हम बच सकते हैं, और वो आज हमारा मिडिल ईस्ट को हम लोग फ्लरिश कर रहे हैं, हम लोग इंडोनेशिया को फ्लरिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल जो हमारे एबंडेंट अवेलेबल है वो हम लोग लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका भी हमारी करेंसी पे, हमारी बाकी चीज़ों सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम कोल प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट कोल पे ऑलरेडी रॉयल्टी चार्ज करती है, इतनी हैवी रॉयल्टी होने के बाद में नहीं, तो फिर आपका सुझाव क्या है? कि नहीं, हमारा सुझाव यह है कि आज गवर्नमेंट के पास में कंपैरिजन के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फॉरवर्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों हैं। आज एनटीपीसी भी पावर प्रोड्यूस करती है, कोल जलाती है, और प्राइवेट प्रोड्यूसर भी पावर प्रोड्यूस करते हैं। आप दोनों का कंपैरिजन कीजिए। आज कॉस्ट में, वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से ही सारी चीजें शुरू हो गई हैं, और पॉलिटिकल लोगों का ऐसा है। देखिए, तो आपका कहना यह है कि ऑक्शन इज अ गुड सिस्टम, लेकिन उसको आप लेयर ओवर करिए विद ऑल दीज अदर पैरामीटर्स जो कि सरकार को अवेलेबल हैं डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली, लेकिन तो जैसे वो पैनल में भी वही बात कही कि कॉस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। जी, कंज्यूमर कॉस्ट, एंड कॉस्ट बहुत जरूरी है, कॉस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी। जी, चौथा पॉइंट जो है वो बड़ा सिंपल पॉइंट है लेकिन बहुत ही मुश्किल है इंप्लीमेंट करना, और ये लैंड से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। हमारा रेकमेंडेशन है कि अगर आप सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दें, एक कर दें, तो जो धांधली लैंड में होती है, जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है, वो एकदम खत्म हो सकता है। तो बड़ा सिंपल मूव है, लेकिन शायद इतना सिंपल है कि करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर बेदी, कई स्टेट्स ने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके इंटरनेट पे डाल दिया। आप ट्रैक कर सकते हैं वो लैंड के प्लॉट को, हाउसेस तक कर दिया, ट्रैफिक के लिए उन्होंने डिजिटाइज कर दिया। कई स्टेट्स पीछे रह गए। जब तक इसको एक नेशनल मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक आप ये कोई भी जमीन या घर इंटरनेट से नहीं खरीद सकते। आज मैंने खुद, जब मेरी पोस्टिंग बाहर हो रही थी, इधर दिल्ली बैठे इंग्लैंड में एक हाउस किराए पर लिया, और उस पर क्लियरली लिखा था इतना पैसा है, तो मैंने वो चेक से ट्रांसफर किया।
इतनी पारदर्शिता है कि आप किराया लेने के लिए भी इंटरनेट पे जा सकते हैं, जमीन खरीदने के लिए भी जा सकते हैं, और जब आप कचहरी में वहां जाते हैं और अगर कोई दूसरा ज्यादा पेमेंट देने वाला है, ये जमीन उसको जाएगी, ना कि मुझे। दैट मीन सरकार को या प्राइवेट को पूरा बेनिफिट मिल रहा है। ये आज हिंदुस्तान दुनिया भर को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करता, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन हमने ये लैंड रिकॉर्ड्स को सही कर लिया, हार्ड प्रॉपर्टी का खरीदना ठीक कर दिया, इस देश के पास सरप्लस बजट होगा, कोई पैसे की कमी नहीं होगी। जो पैसा अंडर जाता है, छिपा रहता है, वो उभर के आ जाएगा, और गरीब के पास गरीब के प्रोग्राम्स में कोई कमी नहीं होगी। प्रोफेसर गुप्ता, ये शायद आप भी मानेंगे कि मेजर तो बहुत जरूरी है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इतना इन्वॉल्व है। जी हाँ, एक तो है लैंड रिकॉर्ड्स जो खेडूत लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब जमीन छोड़ के नौकरी करने जाते हैं दिल्ली या बॉम्बे, तो उनको पता नहीं जमीन रहेगी कि नहीं, कोई हड़प तो नहीं कर लेगा, इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स को इंटरनेट में रखना बहुत ज़रूरी है। पर आप जो कह रहे थे सर्कल रेट और मार्केट रेट, ये तो एकदम अनिवार्य है, एकदम इमीडिएटली होना चाहिए। आप खुद सोचिए 20 या 30 साल पहले ये कभी ये मुद्दा उठता ही नहीं, क्योंकि सर्कल और मार्केट रेट एक ही था। अब ये 30 साल में जो हुआ है ये गलत हुआ है, इसको ठीक करने में करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ठीक नहीं हो सकता, एक जमाने ठीक था, क्यों खराब हो गया। सोचिए, भ्रष्टाचार का मूल कारण लैंड और रियल एस्टेट है। अगर लैंड और रियल एस्टेट पे आप कब्जा रखें तो भ्रष्टाचार को बहुत मतलब काफी हद तक आप उसको रिड्यूस कर पाएंगे। धीरज, एक बड़ा सिंपल सा रिकमेंडेशन है, मेरे हिसाब से तो शायद इसमें लॉ की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से शायद इसको किया जा सकता है। तो इसलिए तो हमने डाला है इसको प्रधानमंत्री के एजेंडा में, क्योंकि ये सबसे ऊपर से ही हो सकता है, ये नीचे से नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री, और बहुत ही आसान है, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन में कर सकते हैं। एक ही ऑर्डर की जरूरत है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं, कोई लेजिस्लेटिव जाने की जरूरत नहीं। और एक बार कर दिया तो लोग ऑटोमेटिकली, सिटीजन जो हैं, बेनिफिट देखेंगे। और मेरा सुझाव है डॉक्टर बेरी से, ये मुद्दा भी आप उठाएं अपनी एंटी करप्शन मूवमेंट। मतलब हम एजिटेशन पर ही रहे। नहीं, ये भी सुझाव अच्छा है कि प्रधानमंत्री तो अभी शायद 6 महीने बाद आएंगे अगले प्रधानमंत्री, लेकिन मुद्दा आप तो अभी भी उठा सकती हैं। एक ब्रेक में जाने से पहले फिर बताऊंगा आपको कि हमारी वेबसाइट है thinkindia.in.com, वहां जाइए, अपने सुझाव हमें दीजिए। और अभी के लिए हमारे साथ ही रहिए, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारा स्पेशल शो। अब हम आ रहे हैं मुद्दा नंबर 5 पे, जो कि हमारी रिकमेंडेशन है अगले प्रधानमंत्री के लिए, जिससे कि भ्रष्टाचार को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और ये भी एक बड़ा ही सिंपल सा एक्शन पॉइंट है, लेकिन इतना सिंपल है कि करना इसको बड़ा मुश्किल है, और वो है इलेक्टोरल फंडिंग का। हमारे हिसाब से अगर 2 ऑर्डर निकाले जाएं, ऑर्डर नंबर 1, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करेगी। ऑर्डर नंबर 2, 1 रुपए से ऊपर जितनी भी आपको कंट्रीब्यूशन मिलती है, उसका कंट्रीब्यूटर का नाम आप अपनी वेबसाइट पे डाल दें। इसमें ना कोई लॉ चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से शायद ये हो सकता है। और ये 2 चीजें अगर होती हैं तो हमारे हिसाब से इलेक्टोरल फंडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। डॉक्टर बेदी, आपका क्या कहना रहेगा? पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि हम ऑडिट कराते हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं? ऑडिट तो कराते हैं, ऑडिट की स्टेटमेंट हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर मांगते हैं तो हम देते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। जो भी कोई भी डोनेशन 20,000 तक है, उसके नीचे के लिए उसके लिए रसीद देनी जरूरी नहीं है, और उसके लिए उनका नाम भी नहीं। इसीलिए कईयों ने बड़ी प्रॉपर्टीज कमा ली, कई पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत जमीनें हैं, एक डिक्लेयर किया कुछ करोड़ और आज हजारों करोड़ के कहां से आए? वो सारा कहते हैं गिफ्ट आई 20,000 से ज्यादा। आई थिंक 1-1 रुपया जैसे आपने किया है दिल्ली में, 1-1 पैसे की रसीद देनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 20,000 है, चाहे वो 1 करोड़ है। पहली तो ये, और इसी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई आती हैं, और वो कानून अभी भी, रूल अभी भी है, लागू है, चाहे स्टैंडिंग कमेटी ने अभी भी उसको हटा दिया है अभी रिसेंटली, लेकिन ये कानून ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई में आती है, इसलिए आपकी जो फंडिंग है, चाहे 1 रुपए की है चाहे करोड़ की है, वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में आएगी, लोग जान सकते हैं। प्रोफेसर गुप्ता। नहीं, मैं इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि अब तक हम लोग सोचते रहे कि बिना पैसे का इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, और बहुत पॉलिटिशियंस ये आपको कहेंगे भी
कि बिना दारू दिए, बिना पैसे दिए इलेक्शन जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है। इससे बहुत अच्छे लोग जो है डर गए इलेक्शन में आने के, क्योंकि हमारे पास पैसे कहाँ पे है, हमारे पास बंदूक भी कहाँ है, तो हम कैसे इलेक्शन लड़े। आप पार्टी का जो इमर्जेंस है ये साबित करता है कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है पर ब्लैक मनी या हिडन वेल्थ की जरूरत नहीं है। और ये जब साबित किया है, मैं समझता हूं कि अभी दूसरे पार्टी को समझना चाहिए कि अगर लोगों से कहे कि हमें पैसे चाहिए क्योंकि लोग दारू पीना चाहते हैं और पैसा चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। धीरज, ये भी एक लैंड की तरह एक वैसा ऑर्डर है जो कि प्रधानमंत्री शायद पहले 60 दिन में निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए। हम इस एजेंडा में और भी सुझाव दे सकते थे, जैसे कि सरकार फंड का इलेक्शन को के सीमाएं हो, ऊपरी सीमाएं हो, हमने वो नहीं दिया। हमने बस ये बोला है कि ट्रांसपेरेंसी हो, वेबसाइट पे डाल दीजिए 1 रुपए से ऊपर। मेरे ख्याल में शायद रिवाइज कर देना चाहिए 1 पैसे के ऊपर, नहीं तो 1 पैसे और 1 रुपए के बीच में। मैं ये कहने वाला था कि कहीं ऐसा ना हो कि 99 पैसे की इतनी कंट्रीब्यूशन होनी शुरू हो जाए कि वो भी आपकी वेबसाइट पे ना आए। इट हैज टू बी 1 पैसा। सो ये भी अगेन एक सिंपल इफेक्टिव रूल है जो कि नया प्रधानमंत्री इसको लागू कर सकते हैं। एक और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन अगेन कुछ स्टेट्स में हो रहा है, कहीं पूरी जगह नहीं हो रहा है, सेल्फ अटेस्टेशन। आज कितने एफिडेविट हमको देने पड़ते हैं, कितनी सरकार को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उनको हमको भगाया जाता है कि आप पटियाला हाउस जाइए, 30,000 कोर्ट जाइए, नोटराइज करवाइए, इससे अटेस्ट करवाइए। अगर वो सब हटा के सेल्फ अटेस्टेशन कर दें तो एक जो इंटरफेस है सिटीजन का सरकार के साथ, जहां से छोटी पेटी करप्शन शुरू होती है, वो कम हो जाता है। और एक इसके साथ जुडिशरी के साथ एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है कि क्या हम टाइम लिमिट नहीं लगा सकते हैं कि सरकार जितने अपील करती है, बार बार अपील करती है, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट है इंडिया में, वो ना करे, कंसिलिएशन करे, आर्बिट्रेशन करे, एक टाइम लिमिट में जुडिशियल केसेस को सेटल किया जाए। तो ये कितना प्रैक्टिकल है डॉक्टर बेदी? एफिडेविट का मामला मुझे मालूम है पंजाब गवर्नमेंट में शुरू हो चुका। मैं अभी 2 दिन चंडीगढ़ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब हमको कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए। एक्चुअली पंजाब रिफॉर्म्स कमीशन ने बनाया, जहां आप उसके मेंबर थे। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। दूसरे स्टेट्स में भी अगर नहीं है तो मैं समझती हूँ पंजाब का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जुडिशरी पर मैं ये कहूंगी कि जुडिशरी अब तक दूसरों को जज करती है, लेकिन अपने आप को भी जज करे कि हम क्यों नहीं बेटर कर सकते। 2 तरीके होते हैं इंप्रूवमेंट के। एक होते हैं बाहरी, जब तक सपोर्ट और ना मिले तब तक हम नहीं कर सकते। एक होता है जो आपके पास है, क्या उसको आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझती हूं हर कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर हाई कोर्ट, हर सुप्रीम कोर्ट भी एक ऐसा सेल्फ सर्चिंग करे, अपने आप को भी जज करे कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं। जो भी साधन है हमारे पास, क्या हम अपना ट्रायल फास्टर कर सकते हैं, क्या एडजर्नमेंट्स हम कम दे सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स और डे टू डे ट्रायल है, जहां हीनस ऑफेंसेस है, लेकिन खुद ही कोर्ट्स उसको वायलेट करते हैं। आफ्टर ऑल निर्भया का केस 9 महीने में, 8 महीने में खत्म हुआ। जहां चाह थी वहां राह हुई ना। तो उस वक्त डायरेक्शन भी थी, लेकिन इन्होंने किया। फालतू की एडजर्नमेंट्स इन्होंने नहीं दी। वकीलों ने जब मांगी तो कहा नहीं, रिजेक्टेड। तो मैं ये समझती हूँ कानून इनके हक में है, लेकिन कोर्ट भी अगर अपनी तरफ भी झांक के देखे, अपना भी ऑडिट करे और अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करे, बेटर हो सकता है। लेकिन मुझे समझती हूँ कि जैसे सीएजी फाइनेंशियल ऑडिट करती है, वी मस्ट हैव अ जुडिशियल परफॉर्मेंस ऑडिट। हमें जरूरी है जुडिशियल परफॉर्मेंस भी। कौन सा कोर्ट, कई कोर्ट्स ने तो 1 महीने में रेप केस को फाइनलाइज कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, लेकिन कई 20-20 साल लगाए रखते। कोर्ट जजेस तो वही है, कोर्ट्स तो वही है, लेकिन एक महीने में कर पा रहा है और एक 20-20 साल नहीं कर पा रहा। इनके आपस में भी बड़ा परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस। तो आप कहते हैं कि अगर ये सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर हम वेबसाइट पे डालें, ट्रांसपेरेंट करें और एक बेंचमार्किंग कर दें कि इस तरह का केस है तो इसको शायद 30 या 35 या 100 दिन या 200 दिन में करें, एक बेंचमार्किंग हो जाए, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इंपैक्ट होगा। और एक एक्सटर्नल ऑडिट जुडिशियल परफॉर्मेंस की बड़ी सख्त जरूरत है। कौन सा कचहरी सुस्त है, कौन सी कचहरी बहुत आगे, क्यों, दोनों में फर्क क्यों है। मे बी द बेस्ट कोर्ट, एक अवार्ड दिया जाए, जुडिशियल बेस्ट कोर्ट, पब्लिक दे अवार्ड कि ये बेस्ट कोर्ट, ये इसने सबसे ज्यादा अच्छा, ज्यादा न्याय करा। आई थिंक ऐसा परफॉर्मेंस जुडिशरी को भी हमको ऐसे अलग नहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव को भी कोर्ट्स उनको और देने चाहिए, जैसे स्पेशल कोर्ट्स कहे। मैंने देखा पीछे रिकॉर्ड में प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, इतने कोर्ट्स आ जाने चाहिए, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि स्टेट्स के पास बजट नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता, आपको लगता है कि ये इसका अगर ये बेंचमार्किंग होती है, अगर लेवल ऑफ अपील्स हम काट के सिर्फ कहते हैं कि सरकार सिर्फ 2 बार अपील करेगी, अगर हम कहते हैं कि ये जैसे आपने बोला कि परफॉर्मेंस ऑडिट होगा और उसका ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट वगैरह पे जाएगा, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन इंपैक्ट होगा? जरूर होगा, क्योंकि अगर हम वेबसाइट पे डाल दें,
अगर बेंचमार्क भी करें जैसे आप कह रहे हैं, तो आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किस कारण से हम इस बेंचमार्क को वायलेट किए, ये बताना पड़ेगा। ये न कैसे ये बेंचमार्क 6 महीने के है, आपने 1.5 साल लगा दिया, 2 साल लगा दिया, कोई क्वेश्चन नहीं होगी। इसलिए जो डॉक्टर बेदी कह रही है जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़रूरी है। एफिडेविट के बारे में मैं ये और कहना चाहता हूँ कि एफिडेविट सिर्फ कुछ एरिया में ज़रूरी है बाय लॉ, बाकी जो एफिडेविट हम लोग करते रहते हैं हर रोज़ वो लीगल नहीं है, वो सिर्फ ऑफिशियल लोग अपने ईगो के लिए हम लोग ने सुपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर बनाया, वो जरूरी नहीं है। इसलिए पंजाब गवर्नेंस कमीशन जो जिक्र हो रही थी उन्होंने सबको निकाल दिया। मेरे ख्याल से अकाली दल ने जीता इस बार सिर्फ इस पॉइंट पे, सिटीजन्स चार्टर पे, और सिटीजन्स चार्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आम जनता को फायदा होता है उससे आप इलेक्शन भी जीत सकते हैं, ये अभी लोगों को समझना चाहिए। अब जब आप आ गए पार्टी में पावर में, इट शोज सिटीजन चार्टर में सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक टाइम लिमिट है फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अगर आपने सर्विस डिलीवर नहीं किया इस टाइम लिमिट में तो आप पे फाइन लगेगा 500 रुपया का पर डे। राइट, इस तरह का एक फाइन लगना चाहिए। अब जुडिशरी न्यायालयों का यही हाल है कि आजकल वो सरकार के बिजनेस में ज्यादा दखल दे रहे हैं और अपने काम कम कर रहे हैं। जस्टिस ज्यादा दें, जो सरकार का काम है वो सरकार को करना दें, और दूसरा कम छुट्टी लें। इतनी ज्यादा छुट्टी जितना इंडियन जुडिशरी लेता और कोई नहीं लेता। हाँ, ये वेकेशन की बात जो ये तो बल्कि आम आदमी का बहुत ज्यादा डिमांड होनी चाहिए कि फ्राइडे रात को अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसका कोर्ट ऑफ अपील मंडे मॉर्निंग को जाके होता है, और फिर लॉन्ग समर में रिसेस होता है, विंटर में रिसेस होता है। जब इतना बैकलॉग है केसेस का, जब इतना प्रेशर है, तो इन सबको कम करना चाहिए जजेस को। ऑफ कोर्स मांगे सरकार से कि और जजेस दें और बजट दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक ना मिले उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि केसेस जस्टिस टाइम पे डिलीवर हो। जजमेंट भी 20 पन्ने के होने चाहिए। जी, ये भी जरूरी। मुझे लगता है कि स्टेनोटाइपिस्ट सेक्रेटरी जो है जजेस के, उनको निकाल दीजिए, उनको कोई और काम दीजिए। जजेस को अपना आप काम लिखना पड़े तो 20 पन्ने के ज्यादा नहीं होगा। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि मुद्दा जो लॉ का होता है वो तो शायद 10-15 पेजेस का होता है या 20 पेजेस का होता है। बाकी तो एफिडेविट्स में से जो डिटेल होती है वो वही जजमेंट्स में डाल दी जाती है। अपना थियरी भी लगाते हैं हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या है, औरतों के किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जबकि आपका कोर्ट केस में ये पॉइंट ऑफ लॉ तो कुछ है नहीं उसमें। है नहीं। आप कुछ कह रहे हैं? पार्लियामेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल ला रही है, लेकिन उसमें जुडिशियल ऑडिट परफॉर्मेंस नहीं है, शिकायतों के ऊपर है जजेस की। लेकिन अगर परफॉर्मेंस है वो नहीं समझी जा रही। मैं समझती हूँ परफॉर्मेंस ऑडिट, इसलिए पैकेज ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स जो भी नए प्रधानमंत्री आए ये पैकेज करना पड़ेगा हमको, ताकि हमें ये बेटर जुडिशरी मिले। तो ये आपने सुना कि ये किस तरह से छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से इतना भारी इंप्रूवमेंट करके आम आदमी की जिंदगी को काफी हद तक कन्वीनियंट किया जा सकता है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com पे अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और वहीं बने रहिए, क्योंकि हम अभी वापस आते हैं आखिरी सेगमेंट में। स्वागत है आपका चेंज इंडिया एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर में। हम यहाँ पे एक डिस्कशन में हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो हमारे नए प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो किस तरह से इफेक्टिव स्टेप्स लेकर, छोटे स्टेप्स बड़े स्टेप्स लेके इस भीषण बीमारी से कुछ मुक्ति दें अपने देशवासियों को। तो अब हम आखिरी सेगमेंट में हैं और आखिरी सेगमेंट में हमने वो छोटे छोटे पेटी करप्शन के मुद्दे रखे हैं। हमने ये सुझाया है कि जितने ये जो इश्यूज हैं गवर्नेंस के, जिसमें आम आदमी सरकार के साथ जुड़ा रहता है, उसके पास जाना पड़ता है, उसको आप ई गवर्नेंस कर दीजिए, और जैसे पीपल गवर्नेंस भी कह सकते हैं कि जितना इंटरफेस कम हो और जितना टेक्नोलॉजी उसको हैंडल कर सके तो अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर बेदी, आप बताएं, इसमें ये सुझाव भी है कि ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का टाइम लिमिट हो, कि इतने टाइम में अगर नहीं कर पाए हैं तो वो कारण बताएं कि क्यों नहीं कर पाए हैं, उसको वेबसाइट पे डाल दीजिए कि देखिए मेरा इतने लोगों के पासपोर्ट के एप्लीकेशन आए या इतने लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन आए, इतने नहीं हम कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, फिर उसकी एक पेनल्टी हो, ऊपर वाले अफसर के पास फाइल जाए। इससे कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है? जब हम प्रशासन को सुधारने की इंप्रूवमेंट करते हैं तो ई गवर्नेंस उसका एक टूल है जी, सब नहीं है मगर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे काम की जगह पे कैमरा लग जाना, जैसे टोल बूथ है,
उस पर अगर कैमरा लगा हुआ हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पैसा दे रहा है कि नहीं, उसमें एंट्री हो रही है कि नहीं कंप्यूटर में, तो इसका मतलब सारा रेवेन्यू कोई जेब में नहीं डाल के लेके जाएगा, सरकार को वापस आएगा। इसको ई गवर्नेंस, कैमरा लगा देना, इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन, ये तो आरटीआई में भी लिखा हुआ है सेक्शन 4 में कि आपको अपना सारा काम डाल देना चाहिए ताकि लोग बिना मांगे उनको इंफॉर्मेशन मिले। ये नहीं मांगे तो मिले, रिएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव होना है। तो मैं समझती हूँ ई गवर्नेंस, लेकिन हमको एक तीसरा तरीका भी है जिसको मैंने पीपल गवर्नेंस बोला है कि साथ में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी यूज करें, कैमरा को, इंटरनेट को, जहां यह संभव है। लेकिन जहां संभव नहीं, लेकिन एक और चीज, फेस टू फेस जी, मुझे हर सेक्रेटरी को, सरकार के हर सेक्रेटरी को, सरकार के हर मंत्री को एक दिन महीने में एक जगह एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए कि इतने बजे ये व्यक्ति मिलेंगे, आपने कुछ पूछना तो आके पूछो, बात कुछ कहनी तो कहो, जिसको कहते हैं पर्सनल गवर्नेंस। और ये भी शायद पूरा रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये इंटरेक्शन भी पूरी रिकॉर्ड होनी चाहिए। हो सकता है जी प्रोफेसर गुप्ता, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इंटरफेस तो यही होता है सरकार के साथ, काफी कन्वीनियंट लाइफ हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिटीजन्स चार्टर बहुत जरूरी है, ताकि आप टाइम लिमिट दें, उसको वेब पे लगा दें, और फिर आप लोग फिर जान जाएंगे क्या हो रहा है। जुडिशियल सिस्टम में, जिस हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, मेरा ये कहना है सीसीटीवी कैमरा जो है पुलिस स्टेशन भी होना चाहिए जी, ताकि लोगों को पता लगे क्या क्या हो रहा है वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। फिर पुलिस स्टेशन में एक और जो हमको सुधार लाना चाहिए, आमतौर पे हम वो पुलिस स्टेशन को बधाई देते हैं जहाँ पे कंप्लेंट्स कम आए, FIR कम आए। मैं समझता हूँ कि एक रेशियो होना चाहिए, जिस पुलिस स्टेशन में ज्यादा माइनर केसेस हो अगेंस्ट मेजर केसेस, उस पुलिस स्टेशन को रिवॉर्ड देना चाहिए। दे हैव रिकॉर्डेड मोर केसेस, वहीं बेंचमार्किंग की बात आ जाती है, वर्किंग हो जाएगी, फिर वो मिनिमाइजेशन हो जाएगी। और फिर दूसरी बात ये है कि जब हम टाइम लिमिट के बारे में कह रहे हैं, पंजाब गवर्नेंस कमीशन में ये एक सोच था कि हम उनसे पूछें कि आपको कितना टाइम चाहिए, हम नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। आपको पासपोर्ट करने में पर पासपोर्ट आपको 2 मिनट लगता है कि 3 मिनट लगता है, आप बताइए, फिर उसको आप स्टेबल कर दीजिए। फिर बोली कि आप ही का टाइम लिमिट है, मेरा टाइम लिमिट नहीं है, उसको आप पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अमित, आपका एक इसमें इनपुट था। मैडम की बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि पीपल गवर्नेंस में जैसे कि सरकारी सेवाएं जो हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी या कॉमन मैन या मिडिल मैन फेस करता है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जो सरकार की सेवाएं हैं और सरकार की जो स्कीम है, उनको कहीं ना कहीं कुछ क्लब किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक गरीब महिला जिसका अगर हस्बैंड, जिसका पति अगर रिसेंटली उसकी डेथ हुई है, तो उसको डेथ सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा, लेकिन उसी डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका फाइल प्रोसेस आगे बढ़ जाए उसकी विडो पेंशन के लिए, तो वो जो एक विंडो है, जो एक चांस है करप्शन होने का या उसके हैरेसमेंट का, कि वो वहां पे परेशान हो, वो बहुत कम हो सकता है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल, बट इट कैन बी यूज इन अ ब्रॉडन वे। और ये एग्जाम्पल बहुत ही एक इफेक्टिव एग्जाम्पल है कि अगर आप जिसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है उसको बार बार इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेजेडी, मतलब आप इसको ट्रांसपोर्ट पॉजिटिवली इन द रियल एस्टेट आल्सो, एंड इस चीज को आप सर्विसेज विद योर पॉलिसी आप इसको इंप्लीमेंट कहीं ना कहीं इसको लिंक कर सकते हैं। राइट, आई थिंक दिस इज अ मेजर रिफॉर्म। धीरज, लास्ट वर्ड टू यू एंड देन बस एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, हमने वो भी लिखा है मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मोबाइल फोन की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है इंडिया में, 80-90% के बीच में है, जबकि इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी लो है, 10%। ऑफ कोर्स इसके लिए टेक्नोलॉजिकल बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन आधार है और सच टेक्नोलॉजी, हमारे देश में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की कमी है नहीं, तो उसको भी यूज किया जाए इस इंटरफेस को रिड्यूस करने में, और लोग गांव में रह के, छोटे शहरों में लेके अपनी सेवाएं प्राप्त करें, ना कि राज्य कैपिटल, नेशनल कैपिटल लाना पड़े। राइट, तो जैसे हमने कहा कि ई गवर्नेंस को हमने एक बहुत ब्रॉडली डिफाइन करा है, उसमें एम गवर्नेंस भी है, पीपल गवर्नेंस भी है, लेकिन वही और कैमरास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो ये तो थे छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन इनके जो इम्पैक्ट है काफी बहुत ज्यादा और बड़ा हो सकता है। ये हमारा 10 पॉइंट एजेंडा फॉर एक्शन है नए प्रधानमंत्री के लिए, जो कि 5 या 6 महीने के बाद जब ऑफिस में आएंगे। तो जाने से पहले देखते हैं एक रैप सॉन्ग जो चेंज इंडिया के लिए खास बनाया गया है, और इसे बनाया है कुंटल डे और EPR ने। परिवर्तन का ये ज़माना, you wanna change your country, एक प्रश्न तुम्हारे लिए, how will it be? A protest march, हाथ में हाथ, candles lit, we walk the road, पर क्या ये होता नहीं आसान? We can talk it out before. Dialogue, discourse, discuss, debate, एक idea turns to action, चलो हमारे देश को बदले.
ये मंजिल हमारे विचारधारा से होगी ये हासिल. The change is in the mind and that's where we begin. Get inspired from the best minds. होगा नहीं कठिन, करें शुरू हम काम. As we walk through an oblivion, we bring forth the change. The idea becomes India. 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 India.